हेलो एंड वेलकम टू इजली। आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझना है किसके बारे में, हमको समझना है इस कमाल की चीज के बारे में जो कि है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट? तो देखिए, आपने एक चीज जरूर समझी होगी कहीं ना कहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो आपने एक चीज जरूर देखी हो कहीं ना कहीं। देखो, आपने ये देखा है कभी कि जैसे आपने पानी लिया, पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, उसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आप जानते हो। अब जैसे ही उसके अंदर मैं चीनी डाल देता हूं या फिर मैं नमक डाल देता हूं, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जो वाटर है वो अब हाई टेम्परेचर पे, हाई बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करता है? बॉइल होता है। उसका कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? तो उसके लिए ये वाला लेक्चर तभी तो लाया हूं। बेसिकली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मैंने जब आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी? हमने सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन पेपर प्रेशर समझा, जो कि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जरा। फिर हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझना है। फिर हमको डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में समझना है। फिर आपको समझना है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो 4 चीजों के बारे में अपन को समझना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जैसा दिख रहा है कि इसके अंदर वाटर है जो बॉइल हो रहा है, ठीक है, उसका उसमें बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन बिफोर गोइंग टू द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, हमको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि क्या, एक क्वेश्चन है मेरा बेसिकली आपसे, इसका जरा आंसर करिए कि अगर मेरे पास में क्या है, वाटर है, एक स्टेटमेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो आप कहोगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 60 डिग्री सेल्सियस। आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 70 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जैसा लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है यहां पर कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहां पर कितना होगा? कितना होगा जरा समझिए, बताइए जरा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहां पर इतना होगा 60 डिग्री सेल्सियस या फिर 70 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर आपको लगता है कि यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना हो सकता है? बताइए। एक कमाल का कंसेप्ट यहां पर समझने वाले हैं अपन। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 60 डिग्री सेल्सियस है या फिर 70 डिग्री सेल्सियस है या फिर 90 है या फिर 100 है। तो यहां पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर है, कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है भाई साहब। हाँ, माना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। तो यहां पर जो सेकंड लाइन लिखी हुई है उसमें यही बोला गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसकी डेफिनेशन यही कहती है कि जहां पर उसका वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर पर रिजल्टेंट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपने एक इक्वेशन पढ़ी हो, PV इज इक्वल टू nRT, उससे यह पता चलता है कि जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर मैं यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा। मान लीजिए मैंने ऐसा किया कि हम मून पे चले गए। हम कहां गए? चंद्रमा पे गए, मून पे गए। और मून पे आप जानते हो यहां पर होता है 0 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहां पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आपका आंसर यहां पर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 0, लेकिन डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में। बताओ क्या लगता है? तो यहां पर आपका आंसर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन। तो यहां पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है यहां पर हो जाएगा 0 केल्विन। हाँ, वाटर यहां पर 0 केल्विन टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा, ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे ही बॉइल करना स्टार्ट कर देगा। और 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो पूरी की पूरी कहानी ये है कि यार बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, कहीं ना कहीं आप ये जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जहां पर उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब हम बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है तो वेपर प्रेशर जो बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कब कितने टेम्परेचर पे हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर नीचे करूंगा तो वहां पर ये भी ऊपर नीचे होगा। क्या? टेम्परेचर भी, बॉइलिंग पॉइंट भी। कहने का मतलब ये है, पूरी कहानी ये कह रही है कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, और मेरा बाकी की जितनी चीजें हैं 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है कहीं ना कहीं। ये इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये भी सही है। लेकिन पूरी कहानी प्रेशर पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करती है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। एक जो मिथ है हमारे दिमाग से क्लियर हो गया होगा। चलिए,
अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीजों को लेके चलते हैं, आगे जो चीजें हैं उनको समझते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारे दिमाग की, जैसा मैं थीम आपको बता रहा था कि अगर मेरे पास में क्या है, अगर मेरे पास में यहां पर ठीक है, मेरे पास में बीकर है, ठीक है, बीकर के अंदर क्या किया मैंने, कहीं ना कहीं कुछ चीजें भरना स्टार्ट करी, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, मान लीजिए क्या भर दिया, इसके अंदर वाटर है कहीं ना कहीं। अब क्या किया, मेरे दिमाग में एक यार चीज आई कि मैं ऐसा करता हूं, यहां पर वाटर है अगर इसका, तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, कितना 100 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इसके अंदर मैंने मान लीजिए शुगर डाल दी, शुगर मतलब C12H22O11, क्या डाली, शुगर डाली, सुक्रोज मैंने इसके अंदर डाल दी। तो सुक्रोज जैसे ही इसके अंदर मैं डालूंगा तो वहां पर क्या होगा, अब ये जो कहीं ना कहीं बॉईल हो रहा था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो कि 100 डिग्री सेल्सियस था, अब क्या होगा पता है, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल ना होके ये कुछ ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। मतलब कहने का यह है कि जब पानी के अंदर जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप डालते हो, क्या डालते हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जैसे ही आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर डालते हो तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वहां पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर इनिशियल में मान लेता हूं T0V था, तो जो TB होगा कहीं ना कहीं वो ज्यादा होगा। अगर मैं कहूं कि इसका T0V क्या है, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन प्योर फॉर्म, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं अपन, यहां पर रिजल्टेंट, अगर मैं टीबी की बात करता हूं, टीबी क्या है यहां पर, टीबी इज इक्वल टू है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ही, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O लेकिन इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TB है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब बात करूं T0V, तो कहीं ना कहीं जो वाटर है प्योर फॉर्म में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो यहां तक चीजें अपन को समझ में आई या नहीं आई। तो होता क्या है, जैसे आप हीट करना स्टार्ट करते हो, जैसे उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, तो वहां पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं एलिवेट होता है। तो बात यहां पर जो पूरी की पूरी चल रही है वो किस पर चल रही है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करेगा, कैसे ये बॉइलिंग पॉइंट अपन को रिलेट करना है उसके बारे में समझना। बट यहां तक जो दो चीजें मैंने आपको बताई है, T0V और TB, एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं यहां पर चीनी ज्यादा डालता हूं तो क्या लगता है, यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो बढ़ेगा या घटेगा, बताओ क्या लगता है, दिल क्या कहता है आपका। मेरा तो यही कहता है यार, अगर मैं चीनी यहां पे ज्यादा डालूंगा, उसकी अमाउंट अगर ज्यादा डालूंगा, तो वहां पर उसका एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास में क्या है, T0V है और मेरे पास में फाइनल जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो फाइनल माइनस मैंने प्योर का किया, इसको मैंने डेल्टा TB से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो डेल्टा TB है कहीं ना कहीं किस बात से रिलेट करेगा, कहीं ना कहीं यार ये जो डेल्टा TB है वो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, यानी ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। और एक बात यहां पर सीधी सी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी हम ये कह सकते हैं, मेरा दिल ये कहना चाह रहा है आप सभी से कि हेंस एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट यानी EBP इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब चलिए चीजों को थोड़ा तरीके समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते चलिए। ये देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास वाटर है, ठीक है, उसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने उसको हीट किया तो यहां पर क्या हो रहा है, वाटर हमारा बॉईल करना स्टार्ट कर रहा है। बॉईल जैसे करता है तो यहां पर उसकी वेपर बनती है। और आपको ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि वेपर क्या होती है, चुपचाप तो बैठती नहीं है, कहीं ना कहीं वेसल जो है उस पर क्या करेंगी, वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगी, या फिर वो क्या करेंगी, कहीं ना कहीं लिक्विड सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगी ड्यूरिंग द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक वेपर प्रेशर क्रिएट होता है।
ये चीज आई थिंक आपको सभी को पता होंगी, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपको आगे बढ़ना है, यहां पर चीजों को आगे देखते हैं। चलिए, अब क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल केस की बात करता हूं, नॉर्मल केस में क्या होता है, जब प्योर सॉल्वेंट है, मतलब केवल वाटर ही वाटर है, तो वहां पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कुछ यहां पर आपको देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, यहां पर आपको देखने को मिलता है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, T0B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, T0B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब क्या हो, अब इसके अंदर मैं कुछ चीजें डालता हूं, इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी, जैसा आप देख पा रहे हो यहां पर शुगर है। अब क्या होगा यार, सिंपल ऑब्जर्वेशन यही तो कहेगी कि अब क्या है, अब आपने सॉल्यूशन बना दिया है, अब आपको केवल वाटर ही वाटर को बॉईल नहीं करना है, आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर शुगर को भी बॉईल करना है। और जब शुगर को भी बॉईल करना पड़ेगा तो वो तो सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, तो यार कहीं ना कहीं आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं एलिवेट हो गया है। क्या हो गया, एलिवेट हो गया है। देख सकते हो यहां पर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है यार, इसमें देखो वेपर कितनी बन रही है, कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसमें देखो यार वेपर कम बन रही है। सिंपल ऑब्जर्वेशन, समझ में आई। अब चलिए यहां पर ग्राफ से चीजों को समझते हैं, ग्राफ से चीजों को समझा जाए। चलिए, यहां पर क्या था, केवल प्योर सॉल्वेंट के केस में आपको जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहां पर मिला। कहां मिला, यहां पर मिला, ठीक है। अब क्या किया आपने सॉल्यूशन 1 वाले केस में, क्या किया, सॉल्यूशन 1 वाले केस में, चलिए सॉल्यूशन 1 वाला दोनों को एक साथ कंपैरेटिवली देख लेते हैं। हाँ, सॉल्यूशन 2 भी आ चुका। अब चलिए, अब देखो 2 केस है अपने पास में। हाँ देखिए, प्योर सॉल्वेंट के केस में यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ठीक है। जैसे ही आपने कुछ अमाउंट ऑफ यहां पर क्या डाली, सॉल्यूट डाली, तो यहां पर बन गया सॉल्यूशन 1, ठीक है, जहां पर कुछ पर्टिकुलर एक अमाउंट है। अब क्या होगा, रिजल्टेंट आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है इधर की साइड एलिवेट होगा, बढ़ेगा। तो मैंने जैसे ऑब्जर्व किया तो बॉइलिंग पॉइंट कहीं नहीं कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे यहां पर आपको देखने को मिला। कहां पर, यहां पर आपको देखने को मिला, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया मैंने TB1। अब क्या हुआ, मैंने यार शुरुआत में मान लीजिए 100 ग्राम चीनी डाली थी, एक पर्टिकुलर वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर के अमाउंट में। फिर मैंने क्या किया, यहां पर रिजल्टेंट और अमाउंट बढ़ा दी, कहीं नहीं कि अमाउंट वहां पर बढ़ा दी चीनी की, तो आपको क्या मिला, सॉल्यूशन सेकंड मिल गया। उसको मैंने सॉल्यूशन सेकंड के नाम से बता दिया। तो सॉल्यूशन सेकंड के अंदर क्या हुआ पता है, रिजल्टेंट बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, इसको मैंने TB2 नाम दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है पता है, यहां पर जो TB2 है दैट इज ग्रेटर देन TB1, दैट इज ग्रेटर देन T0B। ऐसा आप कह सकते हो या नहीं कह सकते हो। अब ये हो किसकी वजह से रहा है, कहीं ना कहीं ये इस वजह से तो हो रहा है अपने पास में कि आपने अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो। जो चीज मैंने पहले ही बताई कि जो डेल्टा TB है, जो डेल्टा TB है मेरे पास में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आते ही आपके दिमाग में आ गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोलने से ही काम नहीं चलेगा, आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में भी ये पर्टिकुलर किस चीज से रिलेट कर रहा है। जैसे RLBP में मैंने बताया जो सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया, यहां पर भी कुछ चीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो यहां पर आप देखो रिजल्टेंट क्या बोल रहे हैं अपन, स्टेटमेंट है कि सो इन दिस वे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कहीं ना कहीं मैंने वही बोला है, अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो भी है कहीं ना कहीं उसकी अमाउंट बेसिकली क्या करोगे, ज्यादा डालोगे, तो वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट वहां पर ज्यादा होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो पहले से ही है। एक चीज और है, एक चीज आपने ऑब्जर्व करी का, यहां पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात चल रही है। अगर वॉलेटाइल सॉल्यूट हो तब क्या होगा, वहां पर कहीं ना कहीं जो वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो क्या करेगा, वो तो खुद वॉलेटाइल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट सॉल्यूट भी वॉलेटाइल हो रहा है, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल हो रहा है, तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट उतना नहीं होगा। तो आप कंडीशन किसकी लेके चल रहे हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की लेके चल रहे हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये मैंने पहले ही आपको कंडीशन बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जरा समझो, जो डेल्टा TB है, मैंने आपको क्या बोला, डेल्टा जो TB है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मैंने बोला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के। लेकिन अब चीजों को थोड़ा छुपाने की जरूरत नहीं है, अब दिखाने की जरूरत है। अब टाइम आ गया है दिखाने का। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
है, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में भी ये मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और मोलैलिटी में पूरा योगदान किसका होता है? सॉल्यूट का तो योगदान होता है यार। मोलैलिटी भूल गए क्या? मोलैलिटी क्या थी? अगर मेरे पास में 100 ग्राम क्या हो, सॉरी 1000 ग्राम मेरे पास में अगर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, उसी को तो मोलैलिटी कहते हैं। और अगर आपसे ये कहूं कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, 1 मोलल है, तो आपको ये चीज आप डिकोड कर पाओगे क्या कि 1 मोलल का मतलब क्या है? यानी कि आपके पास में 1 kg तो क्या है, सॉल्वेंट है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, उसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उस तरीके का जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोला जाता है? 1 मोलल सॉल्यूशन बोला जाता है। ये चीज हमको क्लियर हुई या नहीं हुई? 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो यहां तक अगर चीजें समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर चीज समझ में आई तो आगे बढ़े। अब चलिए एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, फिर अपन यहां पे क्वेश्चन की बात करेंगे। अब मोलैलिटी बोल लिया मैंने, पहले एप्लीकेशन बता देता हूं लगे हाथ। एप्लीकेशन जैसे आप सभी चाय पीते होंगे, तो चाय लवर्स के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूं कि आप जो चाय पीते हैं बनती कैसे है? आप कहेंगे सर यार इतना आसान क्वेश्चन। चाय तो बहुत सिंपल है, हम पानी लेते हैं, पानी के अंदर चाय पत्ती डालते हैं। रुको जरा सबर करो, आपने पानी के अंदर चाय पत्ती डाली, हीट करना स्टार्ट किया, तो चलिए वहां पर वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा। तो रिजल्टेंट ऐसा करते हैं, जो हमारे जो चाय पत्ती डाली है और आपने क्या किया है, पानी डाला है, उसको हम एज अ सॉल्वेंट ट्रीट कर लेते हैं। एक कमाल का कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। सॉल्वेंट अगर मैं उसको ट्रीट कर लूं और इसके अंदर कहीं ना कहीं बॉईल करना स्टार्ट करेगा, इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा ही होगा। अब ऐसा करते हैं, इसके अंदर कुछ चीनी डालते हैं। ऑब्जर्व करना, जैसे ही आप चीनी डालोगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो सॉल्वेंट है, मतलब चीनी डालने के बाद में जो सॉल्यूशन बना है, अब वो उतने टेम्परेचर पे बॉईल नहीं कर रहा है जितने पहले टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा था। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट प्लस चीनी, वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो गई चीजें। अब जैसे आप उसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो वहां पर वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पहले वाले से ज्यादा होगा। यही कंसेप्ट होता है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का। यानी मैंने जो चाय है, चाय पत्ती और जो पानी है, उसको एज ए सॉल्वेंट ट्रीट कर लिया, उसके अंदर चीनी डाली, ठीक है, चीजें सेटल डाउन हुई। तो कहने का मतलब इसके अंदर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट काम करता है। फिर आगे आप क्या करोगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप मिल्क भी डालोगे, रिजल्टेंट अपनी चाय बनेगी। ठीक है, तो ये चीज अपन को समझ में आई। तो यहां पर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट काम करता है। आप सभी कुकिंग करते होंगे, तो कुकिंग के अंदर भी क्या होता है, आप सॉल्ट डालते हो। तो सॉल्ट क्या है, हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने की वजह से रिजल्टेंट जैसे आप चीनी जैसे आपने चीनी डाली चाय के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो यहां पर जब सब्जी बना रहे होते हैं तो वहां पर जैसे ही सॉल्ट डाला जाता है, जो कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो क्या करता है, हमारा जो लिक्विड है, जो कि एज अ सॉल्वेंट अपन ट्रीट कर रहे हैं उसको, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है। और जैसे वो इंक्रीज करता है, वहां पर काम कर जाता है हमारा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना ही तो भाई साहब हमारी ईवीपी है। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से हो रहा है, सॉल्ट की वजह से हो रहा है। एट लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज क्वाइट नेग्लिजिबल। अरे अगर कम नमक डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज थोड़ा कम होगा, नेग्लिजिबल होगा ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप यहां पर ऐसा करो कि अपने पास में आपने कपल ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाल दिए 10 कप वाटर के अंदर, तो यहां पर एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको दे रखा है। यहां पर जो इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 0.015 डिग्री सेल्सियस। इट्स जस्ट अ फैक्ट। क्या ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस तरह की डेटा बेस्ड आएगा? नहीं आएगा। बस एक एज अ फैक्ट आप इसको देख सकते हो कि अगर आपके पास में 10 कप ऑफ वाटर है, उसके अंदर आपने कपल ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाले, तो वहां पर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो आप देख सकते हो 0.015 डिग्री सेल्सियस वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक नई चीज और है कि एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है, एथिलीन ग्लाइकोल में 2 कंसेप्ट काम करते हैं। एक तो डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट काम करता है आपका, यहां पर एवीपी का भी काम करता है। कैसे काम करता है जरा समझिए, आगे मैं आपको बताऊं। कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा कि जो जैसे कनाडा हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होगा, जहां पे बर्फबारी होती है, जहां पर कहीं ना कहीं बर्फ की वर्षा होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हमारे कार हैं वो काफी बार काम नहीं करते।
किस वजह से? क्योंकि कार के अंदर लिक्विड जो है, जो हमारा पेट्रोल वगैरह, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये क्या हो सकती है, जम सकती हैं। तो वहां पर क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल जो है कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है, या जो वाटर होता है उसको प्रिवेंट करता है जमने से। तो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का कंसेप्ट काम करता है, साथ ही साथ में यहां पर काम करता है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये भी कंसेप्ट यहां पे काम करता है। ये क्या करे, कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर देगा, और बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट किया है, इसका मतलब इंक्रीज किया है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर दोनों ही तरीके से इसको काम करते हैं। और मेनी ब्रांड्स ऑफ एंटीफ्रीज विल लिस्ट बोथ द अमाउंट ऑफ बॉयल ओवर प्रोटेक्शन एंड द फ्रीज ओवर प्रोटेक्शन। कहने का मतलब यार, बॉयल ओवर प्रोटेक्शन में भी काम में आता है, मतलब ये दोगला आदमी, मतलब दोनों तरीके से काम में आ रहा है। ये फ्रीजिंग पॉइंट कहीं ना कहीं एलिवेट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता है, मतलब कम टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हमारा फ्रीज नहीं होगा, वो और कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट को भी एलिवेट कर देता है, बॉइलिंग पॉइंट से भी इसको बचाता है। ठीक है, अब चलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, आप देखा भी अंडे उबाले हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंडे नहीं खाते होंगे, लेकिन जो अंडे खाते हैं, आपकी मम्मी जरूर आपसे ये कहती होगी कि इसमें जरा नमक डाल दो। जब अंडे उबालते हैं तो ऐसा कहते हैं कि इसमें नमक डाल दो। क्या आपने कभी पूछा है कि क्यों मम्मी? तो इसके पीछे रीजन है, मम्मी जो रीजन बताती है वो ये कहती है कि ताकि जो अंडे हैं, जो एग्स हैं, वो चटके ना, वो थोड़े टूटे ना। जब आप बॉईल कर रहे हो तो अंडे टूट जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो टूटे नहीं, इस वजह से नमक डाला जाता है। बट ऐसा नहीं होता है। इसका जो कंसेप्ट है वो है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही आप वहां पर सॉल्ट डालते हो तो सॉल्ट क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। अरे इसको ऐसे समझो, आपने अंडे को उबालना स्टार्ट करा पानी के अंदर, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो यार 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अंडों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर उसका जो टेम्परेचर है, जहां पर वो कहीं ना कहीं हीट करना स्टार्ट करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहां पर दोनों में डिफरेंस है यार। पानी तो पहले ही निकल लेगा, पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो अंडे हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, वो बॉयल नहीं हो पाएंगे। अंडे का जो लिक्विड है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, जमेगा नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने के लिए हम वहां पर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और नमक क्या है, दैट इज बेसिकली नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट वहां पर इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया कि क्यों हम अंडों के अंदर नमक डालते हैं? समझ में आया? तो यहां पर ये एप्लीकेशन हमने पार्ट समझ लिया। अब चलते हैं आगे, चीजों को समझते हैं, थोड़ा सा रिलेट करते हैं, और भी कुछ चीजें हैं जहां पर अपन को समझना है। तो चलिए सारी चीजों को देखा जाए। सबसे पहली चीज है, आपको ये बोला डेल्टा जो टीबी है दैट इज डायरेक्टली, मैंने क्या बोला, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाते हैं यहां पर आता है केबी। अब ये केबी क्या है? केबी यार यहां पर है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या जिसको हम इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है, वो अपन यहां पे सीखेंगे। बट एक क्वेश्चन है यहां पर कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं m बराबर यहां पर 1 रख दूं तो आपके क्या विचार होंगे? मेरा सीधा सा विचार इतना सा होगा कि यहां पर यार जैसे ही आप m की वैल्यू 1 रखोगे तो रिजल्टेंट जो डेल्टा टीबी है दैट विल इक्वल टू केबी। तो यही तो ये कह रहा है कि यहां पर जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैंने यहां पे पूछा कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सीधा सा यही है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी क्या है, 1 है। और मोलैलिटी 1 का मतलब सिंपल सी बात है कि 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 केजी 1000 ग्राम के अंदर। सॉरी, दोबारा से बोलता हूं कि अगर 1 मोलैलिटी है, कहीं ना कहीं 1 मोल सॉल्यूशन है, उसका मतलब यह है कि 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, या फिर 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर। ये चीजें हमको समझ में आ गई। अब चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर ये देखो, एक बार क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे थे मेरे पास आए कि सर आपने ये तो बता दिया कि केबी होता क्या है, केबी का फॉर्मूला क्या है, मतलब केबी मतलब इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जो केबी है उसकी वैल्यू किस बात पे डिपेंड करे। भाई साहब उन्होंने मतलब पूरा मेरा दिमाग खराब कर लिया। उन्होंने मतलब जैसे कुछ पूरी पंगत लगाई, ठीक है, और बैठ रहे हैं, मतलब वहां बैठ के सोच रहे हैं यार ये जो इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है यार, ये किस बात पे डिपेंड करेगा।
तो उसके लिए मैं जवाब सिंपल सा है यार, इवोल्यूस्कोपिक जो कांस्टेंट है वो किस बात पे डिपेंड करता है? इवोल्यूस्कोपिक जो कांस्टेंट है, जो केबी है, वो डिपेंड on the type of solvent but does not depend on the nature of the solute particle। ये टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि मैं ये कहूं कि मैं अगर वाटर लेता हूं वहां पर इसकी वैल्यू कुछ और होगी, मैं कोई दूसरा सॉल्वेंट लेता हूं तो वहां पर केवी की वैल्यू कुछ और होगी। विश्वास नहीं होता? नहीं होगा, मुझे पता है, इसीलिए मैं हमेशा सबूत के साथ में चलता हूं। सबूत आपके सामने अभी मैं प्रेजेंट करूंगा। प्रेजेंट यहां पर ये जो फॉर्मूला है, केवी, अभी पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला जो है, m यहां पर क्या है? मोलर मास है, ठीक है। r क्या है? गैस कांस्टेंट है। tv स्क्वायर क्या है? वही है एलिवेशन, जो tv है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी बात चल रही है, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन इनटू 1000। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? केवी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं हमेशा चलता हूं किसके साथ में? सबूत के साथ में। तो सबूत आपके सामने है। क्या क्या सबूत है देखिए जरा। अगर मैं वाटर लेता हूं तो वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है इतना होता है। केवी की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए? याद रखना, मैं एक हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं कि माना कि एग्जामिनर जो है बहुत दयालु है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एग्जामिनर का दिमाग काफी बार फिर जाता है तो वो यहां पर इसकी वैल्यू नहीं देता है काफी बार। तो एटलीस्ट वाटर के लिए 0.52 यूनिट क्या है इसकी? तो केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। कैसे निकाली अभी बताऊंगा। अरे यार ऐसे समझो कि देखो टीवी था, टीवी बराबर क्या था? डेल्टा टीवी बराबर केवी एम, ठीक। इसकी यूनिट क्या होगी? केल्विन होगी, बराबर केवी की मुझे निकालनी है इनटू इसकी क्या होती है? मोल पर केजी। तो केवी की यूनिट क्या हो गई यहां पर? केल्विन डिवाइड बाई मोल पर केजी। तो यहां पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? केल्विन किलोग्राम पर मोल इज द यूनिट फॉर द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए एथेनॉल, तो एथेनॉल के लिए कुछ अलग है, 1.20 है। ईथर के लिए वैल्यू कितनी है? 2.02। यानी कि अगर मैं डिफरेंट सॉल्वेंट लेता हूं उनके लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिफरेंट होता है। क्या हमको ये चीज समझ में? कार्बन डाइसल्फाइड अगर लेता हूं उसके लिए 2.34 है। अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं तो बेंजीन के लिए कितनी है? बेंजीन के लिए है 2.53। अगर मैं यहां पर साइक्लोहेक्सेन देखता हूं मतलब C6H12, उसके लिए वैल्यू कितनी है? 2.79 है। ऐसे आप आप देख सकते हो चीजों को। यहां तक चीजें अपन को क्लियर हुई या नहीं हुई? देखो अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई है वो क्या क्या है। मैंने आपको ये बताया है कि हमारा जो डेल्टा टीवी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी है, ठीक है। डेल्टा टीवी मैंने जैसे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया तो वहां पे केवी है। केवी क्या है? इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां तक चीजें अपन को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, अब चीजों को और समझते हैं कि यूनिट ऑफ इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट मैं पहले ही बता चुका हूं, डेल्टा टीवी बराबर। देखो अब ये कैसे आया, ये चीज कैसे आई? कैसे आई नहीं समझ में आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, तो उन्हीं के लिए मैं लेके आ रहा हूं चीजें। समझिए क्या बोला मैंने? डेल्टा टीवी बराबर हो गया केबी एम के। हम ये जानते हैं जो मोलैलिटी होती है वो किसके बराबर होती है? WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूं, मोलैलिटी की वैल्यू यहां से पुट करके यहां रख दूं, तो डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000 नहीं हो जाएगा क्या यहां पर? यही तो होगा यहां पर केवी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, यही होगा ना। तो वही मैंने लिखा हुआ है। काफी बार एग्जामिनर जो यहां से क्वेश्चन बनाता है वो क्या बना सकता है? देखो आपको डेल्टा टीवी दे दे मान लीजिए, ठीक है। हो सकता है वो डेल्टा टीवी पूछ रहा हो तो डेल्टा टीवी निकाल देंगे, ठीक है। डिफरेंट चीजें अपने पास में होगी, केवी फिक्स रहता है, ठीक है, हर सॉल्वेंट के लिए, उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर यहां पर आपको ऐसा बोला गया है कि मोलर मास निकाल के बताओ, यहां पर क्या निकालना है? MB आपको निकालना है। तो MB कैसे निकालोगे? MB को उधर भेजोगे, बाकी चीज इधर। तो MB बराबर KV इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीवी इंटू WB। काफी बार इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर कुछ पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन में लेके भी आया हूं जिस पे अपन काम करेंगे, ठीक है। तो यहां तक चीज अपन को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे चीजों को लेके चलते हैं, ये चीज अपन को समझ। अब चलिए थोड़ा सा चीजों को और बढ़ाया जाए। इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो हम पढ़ लिया है, लेकिन जो हमारी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है, वैसे तो इसको हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पर और अच्छी तरीके से समझेंगे कि एसोसिएशन की केस में, अरे ऐसे समझो, एक बार मैंने क्या किया, चीनी डाली पानी के अंदर, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, ठीक है। अगर मैंने नमक डाला, वहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, लेकिन किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा? आप जानते हो कि नमक जो होता है पानी के अंदर जाने के बाद में Na+ बनाएगा, Cl- बनाएगा। जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो, ठीक है। अगर ऐसा मैं कहूं कि जो चीनी है वो पानी के अंदर जाने के बाद में डिसोसिएट होती है क्या? नहीं होती है। तो डिफरेंस है ना कुछ ना कुछ। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेट होगा उसमें भी कुछ डिफरेंस होगा, यानी कि अपने पास में दो कंडीशन होती है। अब एसोसिएशन वाला केस क्या है? अगर आपने एसिटिक एसिड डाला मान लीजिए, तो एसिटिक एसिड क्या होता है? एसोसिएट होता है, कहीं ना कहीं डाइमर बनाएगा। तो डाइमर जैसे ही वो बनाएगा उसके लिए जो आई है, मतलब आई बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर है, इसी से बेसिस पर अपन डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए कुछ अलग तरीके से एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। यहां पर नमक के लिए कुछ अलग तरीके से होगा, ग्लूकोज के अंदर अलग तरीके से होगा, चीनी के अंदर अलग तरीके से होगा। ये चीज बस दिमाग में बैठा लो। अब ये किस वजह से होता है, क्यों होता है, उसके लिए हमको चैप्टर जो हमारा जो आने वाला लेक्चर होगा, जैसे अपन यहां पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम अगला जो लेक्चर होगा वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर पर होगा। उसके बाद में जो लेक्चर आएगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला, उसमें ये सारी चीज समझेंगे। बट यहां पर जैसे एज ए फैक्ट आप देख सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा, वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ नहीं यार, इतना सा समझो, पूरा रामायण को सोचने की जरूरत नहीं है। डेल्टा टीवी बराबर KB_m था, कुछ नहीं करना, डेल्टा टीवी बराबर आयोटा I KB_m हो जाएगा। अब I क्या है? वांट ऑफ फैक्टर होता है। ग्लूकोज के लिए अलग वैल्यू होती है, एसिटिक एसिड के लिए अलग वैल्यू होती है, NaCl के लिए अलग वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू पुट करेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकाल दोगे, बस इतना सा है, ठीक है। और डिसोसिएशन केस में क्या होगा? डिसोसिएशन केस में यहां पर कुछ इस तरीके की चीजें होती है, बस दिमाग में रखो कि अलग तरीके से होगा, ठीक है। क्या होगा, कैसे आएगी, वो जरा समझ लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे अपन बात करें एसोसिएशन केस में, तो एसोसिएशन केस में यहां पर कुछ इस तरीके से काम करे, डिसोसिएशन में कुछ अलग तरीके से काम करती है। तो अब यहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी तो कहीं ना कहीं आपके जो कंसेप्ट है उनमें क्लैरिटी नहीं आती है। काफी बच्चों को डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है? उनको यह डाउट रहता है कि सर हमको कंसेप्ट नहीं आता है, इस वजह से क्वेश्चन नहीं होते हैं। अरे नहीं, उल्टा राग है। आप क्वेश्चन नहीं करते हो, इस वजह से कंसेप्ट नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, कंसेप्ट अपने आप आएंगे। जैसे एक डायलॉग है ना एक फेमस मूवी का, कि भाई साहब स्किल्स के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे भागो, पैसा खुद अपने आप आएगा, ठीक है। तो स्किल्स के पीछे भागो, सक्सेस खुद अपने आप झक मार के आएगी, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने का सीधा सा एक टेक्निक बता रहा हूं, बहुत ही आसान है। जो जो चीजें आपको दे रखी हैं उनको साइड में लिख लो, और जो चीजें पूछी हुई हैं उनको साइड में लिख लो। अगर इस तरीके से आप चीजें करोगे तो यहां पर क्या होगा, अपने आप क्वेश्चन आने लग जाएंगे, अपने आप चीजें होने लग जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा गया? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर द बेंजीन कितना है, आपको पता है यहां पर कितना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब Kb फॉर द बेंजीन 2.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है कहीं ना कहीं, जिसको आप क्या लिख सकते हो, केल्विन पर मोलर लिख सकते हो, ठीक है। और क्या पूछा गया आपसे? मोलैलिटी पूछी गई। यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे? डेल्टा टीवी बराबर क्या है, KB_m। डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है? 0.126 डिग्री सेल्सियस है। केबी की वैल्यू कितनी है? 2.52, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल है। अब ऐसा करना पड़ेगा मुझे, यहां पर कहीं ना कहीं ये है डिग्री सेल्सियस में और वो है केल्विन में, तो यार इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा? 273.126 केल्विन। इसको यहां पे पुट करते हैं, कितना आ रहा है? 273.126। बाकी कुछ नहीं करना आपको, यहां पर इंटू मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m होता है, तो 273.126 डिवाइड बाई 2.52 यहां पर करना है। और फाइनली अपने पास में जो वैल्यू आएगी कितनी आनी चाहिए, यहां पर जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 2.52 है,
0.126। तो रुकिए जरा, अपने पास में यहां पर वैल्यू यहां पर निकल के आएगी रिजल्टेंट। रुकिए जरा, 0.26 तो ये कहीं ना कहीं केल्विन में है। रुको जरा, केल्विन में है, तो अगर ये केल्विन में है तो यहां पर 0.126 आपने क्या किया, 0.126 डिवाइड बाय ये वैल्यू करी, तो फाइनली अपने पास में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.05 m। ठीक है, मोलर यहां पे सॉल्यूशन निकल के आएगा, उसकी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो इतनी निकल के आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसका जो सही आंसर है दैट इज भाई, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या क्या दे रखा है, बस थोड़ा सा मतलब बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे एक दो बार, वैसे तो एक बार में पढ़ने में आ जाएगा, ठीक है, तो पढ़ोगे जैसे ही तो अपने पास में क्वेश्चन होने लग जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे, क्या क्या दे रखा है देखिए जरा। 6.21, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट, व्हाट वुड बी द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इफ 6.21 ग्राम ऑफ डिसॉल्व इन 24 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। कहने का मतलब क्या है कि कोई सब्सटेंस है अपने पास में जिसका वेट कितना है, WB कितना दे रखा है, 6.21 ग्राम आपको दे रखा है। कितने ग्राम के अंदर मिक्स है, तो अपने पास में है WA की वैल्यू 24 ग्राम। ठीक है, और क्या दे रखा है अपने पास में, बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है क्लोरोफॉर्म का वो इतना दे रखा है, मतलब अगर मैं प्योर फॉर्म की बात करता हूं वो है T0V। सॉल्यूशन का जो है रुकिए जरा, Tv जो है दैट इज 68.04। ठीक है, T0V कितना है, T0V बराबर यहां क्लोरोफॉर्म का प्योर फॉर्म में कितना बॉइलिंग पॉइंट है, तो 61.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्या बोला गया है अपने पास में, यहां पर Kb की वैल्यू इतनी दे रखी है। Kb कितना दे रखा है, Kb बराबर 3.63 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन को। Tv माइनस T0V करोगे तो डेल्टा Tv निकल के आएगा, तो कितना आया 68.04 माइनस 61.7 डिग्री सेल्सियस। इसको जरा माइनस करते हैं, कितनी वैल्यू निकल के आती है जरा देखते हैं। तो यहां पर आप भी करिए जरा और ट्राई करिए, मेरे से पहले क्वेश्चन होना चाहिए। 68.04 माइनस 61.7 कितनी वैल्यू आई है, 6.34 डिग्री सेल्सियस यहां पे वैल्यू निकल के आई है। तो मेरे पास में डेल्टा टीवी है, मुझे क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा वाला जो फॉर्मूला था, मतलब डेल्टा टीवी, मोलर मास का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मोलर मास का फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो ऐसा भी कर सकते हो। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या है, केबी इंटू डब्ल्यूबी। मोलरिटी की जगह मैंने क्या लिखा, उसका फॉर्मूला एमबी इंटू 1 एमबी इंटू डब्ल्यू ए। तो एमबी को उधर लिख देता हूं, तो एमबी बराबर क्या हुआ, एमबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू ए। तो चलिए करते हैं आगे। एमबी मुझे निकालना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है। केबी कितना है, तो ये है 3.63 इंटू डब्ल्यूबी कितना है, डब्ल्यूबी मेरे पास में 6.21 है, इंटू यहां पर 1000 के साथ मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, डिवाइड बाई कितना है डेल्टा टीवी, तो यहां पर 6.34 इंटू यहां पर अपने पास में है डब्ल्यू ए 24 ग्राम। अब इसको जरा सॉल्व करने की ट्राई करते हैं भाई साहब। 3.63 इंटू 6.21 ये आ रहा है अपने पास में, इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूं 1000 के साथ में, तो ये आ गया है अपने पास में 22,542.3 डिवाइड बाई 6.34 इंटू 24 152.16। अब जरा दोनों को डिवाइड करते हैं और देखते हैं वैल्यू कितनी निकल के आती है, मोलर मास कितना निकल के आता है। देखो जरा 42.3 डिवाइड बाई 152.16, तो यहां पर वैल्यू निकल के आई है मेरी 148.148, मतलब बी इज द राइट आंसर। कहने का मतलब यहां पर जो सही आंसर है वो कितना होगा, जो हमारा कंपाउंड है मोलर मास उसका कितना निकल गया। मैंने कहा था ना कि जो जनरल ट्रेंड है क्वेश्चन बनने का वो मोलर मास पूछते हैं। अब हो सकता है वो मोलर मास की जगह एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट पूछ लें, या फिर वो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आपको सॉल्यूशन का कहीं ना कहीं क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, आपको डेल्टा टीवी भी दे रखा है कि एलिवेशन इतना हुआ है। प्योर फॉर्म वाला बता दो, सिंपल सा कैलकुलेशन कर लोगे, डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टी नॉट वी। अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है S8। दिस इज होमवर्क, क्योंकि होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वेशन
जो चीजें दे रखी हैं लिखो, जो चीजें पूछी हुई हैं उनको लिखो, हो जाए क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल। यहां पर ग्लिसरॉल बोला गया है, उसको वाटर के अंदर डाला, यहां पर उसका WA, वाटर का जो अमाउंट है दैट इज WA 500 ग्राम दे रखा है। ओके, यहां पर क्या बोला गया है, दिस सॉल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेल्सियस। और आप जानते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कहने का मतलब आपके पास में डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, 100.42 माइनस 100 बराबर 0.42 डिग्री सेल्सियस इज द डेल्टा टीबी, मतलब एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट 0.42 है। ओके, क्या दे रखा है, और यहां पर आपको केवी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप सभी जानते हो केवी की वैल्यू यहां पर वाटर के लिए वैसे तो 0.52 अपन लिखते हैं, बट अगर मेंशन किया है उन्होंने 0.152 तो वही मान के चलो, जैसा बोला गया वैसा करना है। कुछ भाई जब एग्जामिनर जैसा बोलता है वैसा घूम जाओ, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, प्रोएक्टिव नहीं होना है। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा होगा 0.52 मतलब वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन ट्राई ऐसा करोगे जैसा एग्जामिनर बोल रहा है वैसा घूम जाओ, तो घूम गए। अब क्या करना है, आपको यहां पर क्या निकालना है, आपको यहां पर कहीं ना कहीं व्हाट मास ऑफ द ग्लिसरॉल वाज डिसॉल्व, मतलब कहीं ना कहीं डब्ल्यू भी पूछ रहा है मेरी जान, डब्ल्यू भी पूछ रहा है। और आप जानते हो एम भी निकाल सकते हो यार, ग्लिसरॉल का कैसे निकालोगे, फॉर्मूला दे रखा है C3H8O3, तो 12 × 36 प्लस 8 प्लस 16 × 48 कितने हो गए यार, ये अपने पास में 56 और 56 और 36 कितने होते हैं अपने पास में 12 और ये 8 92, ठीक, कितना हुआ 92 ग्राम पर मोल, यहां पर वैल्यू आई, इसका मोलर मास इतना है। तो क्या करना है, सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है और यहां पर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर KBM, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन लाइक KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू WA। अब क्या करना है, मुझे WB निकालना है, तो WB निकालने के लिए मुझे सारे इधर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो मेरे पास में है डेल्टा TB इंटू MB इंटू WA, इधर चला गया इंटू WA डिवाइड बाई क्या हुआ यहां पर KB इंटू 1000। तो करते हैं जरा, यहां पर हो गया WB, डेल्टा टीबी कितना है 0.42 इंटू MB कितना है, तो यहां पर है 92 इंटू WA कितना है, तो 500 ग्राम, कितना है 500 ग्राम डिवाइड बाई KB कितना है, तो 0.512 इंटू 1000। तो आपको पता है यार, एक चीज तो आपको ऑब्जर्व करने में आ रही होगी, ये 2 टाइम कट हो गया। अब जरा चीजों करते हैं यार, क्या करना पड़ेगा, तो करना स्टार्ट करते हैं चीजों को, कैलकुलेशन करते हैं। अब तो 0.42 इंटू 92, ठीक है, ये निकल के आई है वैल्यू यहां पर 0.42 इंटू 92 को कैलकुलेट किया, यहां पर वैल्यू निकल के आई 38.64 डिवाइड बाई 0.512 इंटू 2, ये निकल गई है 1.024। तो क्या करना है, 38.64 को डिवाइड कर देना है 1.024 से। तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज 37.73। क्या यहां पर ऐसी कोई वैल्यू है, हाँ यार, यहां पर V जो वैल्यू है वो क्या है 37.73 ग्राम है। इसका मतलब मेरा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, B इज द राइट आंसर। यहां पर जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस आपने मिलाया है जो कि है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल आप सभी जानते होंगे यार, ग्लिसरॉल जो होता है उसकी स्ट्रक्चर बताऊं कैसी होती है, आपने सभी ने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, CH2OH, यहां पर 3 OH ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। इट इज ट्राई हाइड्रिक, बेसिकली अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 OH ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आपको खुद करना है, होमवर्क है मेरी जान, होमवर्क है, होमवर्क करना है। यहाँ पे सही आंसर ए होगा, पहले ही बता दे रहा हूं, क्वेश्चन बहुत आसान है, कर लोगे आप लोग। तो आई थिंक आपको एक चीज समझ में आई होगी कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे आप निकालते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। सिंपल चीजें ऑब्जर्व करनी है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया, केबी आया, ठीक है, डेल्टा टीबी बराबर केबीएम। और हम ये जानते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला कुछ होता है, बाकी आप खुद भी समझदार हैं। आने वाले लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा कि हर लेक्चर के लास्ट में मैं कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल, एंड दिस इज गौरव भसवाल साइनिंग ऑफ।